गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, पिछली क्लास में हमने रूल्स शुरू करे थे बेटा, कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014। उसमें हमने रूल 3 सब रूल 1 पढ़ लिया था, है ना। फिर हमने मैक्सिमम लिमिट ऑन डिपॉजिट्स 3, 4, 3, 5, 3, 3 ये हमने पढ़ लिए थे बेटे। रूल 3.2 हमने पढ़ लिया था, 3.7, 3.6, 3.8 ये हमने पढ़ लिए थे। तो रूल 3 हमारा पूरा कवर हो गया था। आज हम शुरू करेंगे रूल 4 से। सिंपल है बेटा, कुछ बातें नई हैं, कुछ बातें आपने रूल 4 में पढ़ी हुई हैं। फॉर्म ऑफ सर्कुलर, बेटा आपको याद होगा सेक्शन 73 एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स। सेक्शन 73 का क्लॉज 2 का सब क्लॉज ए आपको क्या कहता था कि आपको डिपॉजिट्स एक्सेप्ट इनवाइट करने के लिए मेंबर्स को पहले क्या इशू करना पड़ता है? सर्कुलर इशू करना पड़ता है ना। फॉर्म डीपीटी 1 में कैसे इशू करते हो बेटा? रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू, स्पीड पोस्ट के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू भी आप इशू कर सकते हो। फिर आपको मैंने सेक्शन 73 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए में ये भी बताया था कि आपको उस सर्कुलर को पब्लिश भी करना पड़ेगा एक न्यूज़पेपर में। एक इंग्लिश लैंग्वेज का न्यूज़पेपर होना चाहिए और दूसरा वर्नाकुलर लैंग्वेज का न्यूज़पेपर, ठीक है। वही सेम बातें बेटा हमें यहां पर पढ़नी है। और यही अगर आपको याद हो, यही के सेक्शन 76 में भी लिखा हुआ था एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। तो उसमें लिखा हुआ था हर एलिजिबल कंपनी को जो पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती है, हर एलिजिबल कंपनी को भी सेक्शन 73 क्लॉज 2 के जो सब क्लॉजेस हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब ये रिक्वायरमेंट मेंबर्स से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए भी एप्लीकेबल होगी और पब्लिक से अगर आप डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना चाहते हो तो भी ये रिक्वायरमेंट अप्लाई होगी। मतलब बेटा सर्कुलर इशू जब आप मेंबर्स से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करोगे तब भी इशू होगा और जब आप पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करोगे तब भी होगा। और पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट सिर्फ कौन कर सकती है? एक एलिजिबल कंपनी। और मेंबर से डिपॉजिट्स कौन एक्सेप्ट कर सकता है? एनी कंपनी, है ना। करें शुरू, चलो आओ मेरे साथ। देखो उसने कहा एवरी कंपनी इंटेंडिंग टू इनवाइट डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स। तो उसने कहा कोई भी कंपनी जो मेंबर से डिपॉजिट्स इनवाइट करना चाहती है उसे इशू करना पड़ेगा सर्कुलर फॉर्म डीपीटी 1 में। सारे मेंबर्स को इशू करना पड़ेगा। कैसे? रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू कर सकते हो, स्पीड पोस्ट के थ्रू कर सकते हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू कर सकते हो। द डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ सर्कुलर टू मेंबर शैल बी डीम्ड टू बी द डेट ऑफ इशू ऑफ सर्कुलर टू मेंबर। तो बेटा उन्होंने पता है क्या कहा है कि जिस दिन आपने वो पोस्ट डिस्पैच कर दी ना, मान लिया जाएगा कि आपने सर्कुलर इशू कर दिया है। बेटा वो पोस्ट पहुंची कब? इमैटेरियल है बेटा। डेट ऑफ डिस्पैच को डेट ऑफ इशू माना जाएगा, ना कि डेट ऑफ रिसिप्ट को, ठीक है। फिर अगला पॉइंट, in addition to issue of such circular to all members, the circular may be published in English language newspaper। तो बेटा याद रखना मेंबर्स को तो सर्कुलर इशू करना ही है, साथ ही साथ आपको वो सर्कुलर पब्लिश करना है। एक तो इंग्लिश लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में और दूसरा वर्नाकुलर लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में बेटा। हैविंग wide circulation in the state in which registered office of the company is situated। पॉइंट बताओ क्लियर हुआ? तो अगर बेटा मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में सिचुएटेड है बेटा, तो स्टेट कौन सा हो गया बेटा? स्टेट हो गया महाराष्ट्र।
स्टेट हो गया महाराष्ट्र। तो आपको कौन से न्यूज़पेपर में पब्लिश करना पड़ेगा? जिसका महाराष्ट्र में वाइड सर्कुलेशन है, वो न्यूज़पेपर जो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बिकता है, एक इंग्लिश लैंग्वेज का और एक वहां की लोकल लैंग्वेज का। और महाराष्ट्र की लोकल लैंग्वेज क्या है बेटा? मराठी। ठीक है, तो जो न्यूज़पेपर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बिकता है, एक इंग्लिश का और एक मराठी का, उसमें आपको पब्लिश करना पड़ेगा। ठीक है, तो पढ़ा हुआ है सब हमने। अच्छा बेटा, ये भी याद आएगा आपको, पढ़ा हुआ है हमने, ये हमने पढ़ा था बेटा सेक्शन 73 क्लॉज 2 सब क्लॉज ई में, जहां पर आपको बेटा कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर से सर्टिफिकेट लेना होता है। पढ़ो, द कंपनी शैल ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट फ्रॉम स्टैट्यूटरी ऑडिटर। किस बात का सर्टिफिकेट बेटा? दैट कंपनी हैज नॉट कमिटेड एनी डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बाय इट और इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच डिपॉजिट। तो कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट नहीं करा है इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स और इंटरेस्ट। तो बेटा कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर एक सर्टिफिकेट देगा कंपनी को। किस बात का सर्टिफिकेट? कि इस कंपनी ने डिपॉजिट्स की रीपेमेंट में या डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट की पेमेंट में कभी भी कोई डिफॉल्ट नहीं करा है। अच्छा, आगे की बात क्या थी? अगर करा भी है तो इस डिफॉल्ट को सुधार लिया गया है, और डिफॉल्ट को सुधारे हुए 5 साल हो चुके हैं, और यह सर्टिफिकेट बेटा सर्कुलर के साथ अटैच होगा, फॉर्म डीपीटी 1 के साथ अटैच होगा यह सर्टिफिकेट। ठीक है, पढ़ा हुआ ये भी हमने, समझ आई बेटा? अब देखो अगली बात, मेरे ख्याल से यहां तक हो रहा है। देखो, उसने कहा एवरी एलिजिबल कंपनी इंटेंडिंग टू इनवाइट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। बेटा एक बात याद रखना, ऊपर हमने बात करी थी पहले 3 क्लॉजेस में डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स की। मेंबर्स से अगर आप डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना चाहते हो तो सर्कुलर फॉर्म डीपीटी 1 में जाएगा, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू जाएगा, स्पीड पोस्ट के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू जाएगा, पब्लिश होगा, सर्टिफिकेट अटैच होगा। हमने बात करी थी डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स की। अब बेटा हम बात कर रहे हैं इनवाइटिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक की। अब हम बात कर रहे हैं इनवाइटिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक की। बेटा रिक्वायरमेंट तो सेम ही है ना, क्योंकि सेक्शन 76 आपको कहता था कि सेक्शन 76 किस बात का था बेटा? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। तो पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने के लिए भी आपको सेक्शन 73 क्लॉज 2 की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करना पड़ेगा। मतलब सर्कुलर तो आपको तब भी इश्यू करना पड़ेगा जब आप पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हो। तो मैंने आपको पहले ही कहा था, मेंबर से एक्सेप्ट करो या पब्लिक से एक्सेप्ट करो, आपको फॉर्म डीपीटी 1 इशू करना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट सेम है बेटा, बस फर्क इतना है, डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स के लिए अगर आप डिपॉजिट्स मेंबर्स से एक्सेप्ट करना चाहते हो तो हर कंपनी डीपीटी 1 इशू कर सकती है, जबकि अगर आप पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना चाहते हो तो सिर्फ एलिजिबल कंपनी फॉर्म डीपीटी 1 इशू कर सकती है। तो देखो क्या कह रहा है वो, एवरी एलिजिबल कंपनी इंटेंडिंग टू इनवाइट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक shall issue a circular in the form of an advertisement in the form DPT 1. The date of issue of the newspaper in which advertisement appears shall be taken as the date of issue of advertisement. अब ये बात बेटा सुनो, अब एक बार बताओ, आप डिपॉजिट्स किससे एक्सेप्ट कर रहे हो बेटा? पब्लिक से, जनरल पब्लिक से बेटा, मेंबर से नहीं, पब्लिक से। तो बेटा फॉर्म डीपीटी 1 रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू, स्पीड पोस्ट के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू कैसे भेजोगे बेटा? मतलब पूरे इंडिया में 135 करोड़ की पॉपुलेशन है, हर किसी के घर बेटा रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मोड भेजोगे? पॉसिबल नहीं है बेटा, 135 करोड़ जनता के घर में कैसे भेजोगे? तो उन्होंने कहा अगर आप
पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना चाहते हो ना, तो फॉर्म डीपीटी 1 जाएगा, बट रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आप क्या करो, फॉर्म डीपीटी 1 का न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट दे दो बेटा। फॉर्म डीपीटी 1 का न्यूज़पेपर में एक क्या दे दो, एडवर्टाइजमेंट दे दो। और बेटा उन्होंने कहा जिस दिन वो न्यूज़पेपर इशू होगा ना, जिसमें वो एडवर्टाइजमेंट है, उसको माना जाएगा डेट ऑफ इशू ऑफ एडवर्टाइजमेंट। बात समझ आई? तो डेट ऑफ इशू ऑफ न्यूज़पेपर विल बी कंसिडर्ड एज डेट ऑफ इशू ऑफ सर्कुलर। तो याद रखना, जिस दिन न्यूज़पेपर इशू होगा वो वाला, उसको माना जाएगा डेट ऑफ इशू ऑफ सर्कुलर। और एडवर्टाइजमेंट किस में देना है बच्चे? एडवर्टाइजमेंट देना है इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर हैविंग कंट्री वाइड सर्कुलेशन। बेटा हैविंग कंट्री वाइड सर्कुलेशन, क्योंकि बेटा एक बात याद रखना, अब आप सिर्फ मेंबर से नहीं, पूरे इंडिया की पब्लिक से बेटा डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रहे हो। तो ऐसे न्यूज़पेपर में इश्तेहार देना जिसका पूरे इंडिया में बेटा सर्कुलेशन हो। जैसे आप कह सकते हो टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया का बेटा कंट्री वाइड सर्कुलेशन है, तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया में एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो, फॉर्म डीपीटी 1 दे सकते हो। एंड वर्नैकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर हैविंग वाइड सर्कुलेशन इन द स्टेट इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। तो बेटा डिफरेंस क्लियर हुआ? अगर आप मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हो तो फॉर्म डीपीटी 1 इशू होगा, अगर आप पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हो तो भी फॉर्म डीपीटी 1 ही जाएगा। बट फर्क है तरीके में, इशू करने के तरीके में बेटा। फॉर्म डीपीटी 1 पहले केस में, मेंबर्स के केस में जाएगा रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू, बट पब्लिक के केस में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आप फॉर्म डीपीटी 1 को एक एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में न्यूज़पेपर में छपवा दोगे बेटा, और वो न्यूज़पेपर घर घर जाके बेटा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और लोगों को पता चल जाएगा कि ये कंपनी आप लोगों से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना चाहती है। मेरे ख्याल से बात समझ आ रही है। फिर every eligible company intending to invite deposits from public shall place a circular on website of the company। बेटा वेबसाइट पे भी डाल देना अगर कोई है तो। ये जो इश्तेहार आपने न्यूज़पेपर में दिया है ना, ये से वेबसाइट पे भी डाल देना अगर कंपनी की कोई वेबसाइट है तो। ठीक है। फिर द सर्कुलर और circular in the form of advertisement shall be issued on the authority in the name of board of directors of the company। बेटा एक बात याद रखना, जो सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में इशू करा जा रहा है न्यूज़पेपर में, उसमें याद रखना बिना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अथॉरिटी के, बिना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम के वो एडवर्टाइजमेंट इशू नहीं हो सकता है। तो जो एडवर्टाइजमेंट, जो सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में इशू किया जा रहा है, बिना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंसेंट के वो इशू नहीं हो सकता। और इशू किसके नाम पे होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम पे ही होगा। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं बेटा, ध्यान से जरा समझेंगे थोड़ा। द सर्कुलर और सर्कुलर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट इशूड shall be valid till expiry of 6 months from the date of closure of financial year in which it is issued। अब मेरी बात ना बेटा ध्यान से सुनना। बेटा नोटिस करो हर जगह पे ना वो वर्ड, जैसे पॉइंट F और G में, पॉइंट F और G देखना बेटा। बेटा इन्होंने ना दो वर्ड्स यूज करे हैं, द सर्कुलर और सर्कुलर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ऐसे यहां पर द सर्कुलर और सर्कुलर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट। सर इन दोनों का मतलब एक ही तो चीज है? नहीं बेटा, मतलब वैसे एक ही चीज है, बट बेटा इन्होंने दोनों क्यों लिखा है यहां पर, मैं आपको बताता हूं। बेटा ये जो वर्ड है ना द सर्कुलर, ये वर्ड यूज होता है जब आप डिपॉजिट्स एक्सेप्ट मेंबर्स से कर रहे हो, क्योंकि उस केस में सर्कुलर इशू होता है।
और सर्कुलर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट इश्यू होता है जब आप डिपॉजिट्स एक्सेप्ट पब्लिक से कर रहे हो। ऐसे ही बेटा सर्कुलर वर्ड यूज होगा जब आप डिपॉजिट्स एक्सेप्ट मेंबर्स से कर रहे हो, और सर्कुलर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट वर्ड यूज होगा जब आप डिपॉजिट्स एक्सेप्ट पब्लिक से कर रहे हो। यानी बेटा मेरी एक छोटी सी बात ना समझ के देखना, ये वाले जो दोनों पॉइंट्स है ना बेटा, ये मेंबर्स प्लस पब्लिक दोनों पे अप्लाई करते हैं। मतलब आप डिपॉजिट मेंबर्स से एक्सेप्ट करो या आप डिपॉजिट्स पब्लिक से एक्सेप्ट करो, क्लॉज एफ और जी दोनों अप्लाई होंगे बेटा। पॉइंट बताओ क्लियर? क्लॉज एफ और जी दोनों पे अप्लाई होंगे। अगर आप मेंबर्स से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करोगे तब भी, और अगर आप पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करोगे तब भी। फॉर्म क्लॉज एफ और क्लॉज जी दोनों केसेस में अप्लाई करेंगे, मेंबर से जब आप एक्सेप्ट करोगे प्लस पब्लिक से आप एक्सेप्ट करोगे। अच्छा, क्लॉज डी और ई में वर्ड यूज किया गया था एलिजिबल कंपनी, तो बेटा ये वाले पॉइंट्स तभी यूज होंगे जब आप डिपॉजिट्स एक्सेप्ट पब्लिक से कर रहे हो बेटा, क्योंकि एलिजिबल कंपनी की बात तभी आती है जब आप डिपॉजिट्स एक्सेप्ट पब्लिक से कर रहे हो। समझ आ रही है बेटा बात? तो डी और ई सिर्फ एप्लीकेबल हैं अगर आप डिपॉजिट्स पब्लिक से एक्सेप्ट कर रहे हो। अच्छा, और ये वाले जो बेटा है ना, ये वाले जो हैं ए बी और सी, ये तीनों क्लॉजेस फॉलो होंगे जब आप डिपॉजिट्स एक्सेप्ट मेंबर्स से कर रहे हो। लिखा हुआ है ना, फ्रॉम इट्स मेंबर्स टू ऑल मेंबर्स। इनफैक्ट जो ये वाला क्लॉज है, क्लॉज सी, ये बेटा दोनों पे हो जाता है, मेंबर्स प्लस पब्लिक दोनों पे हो जाता है। समझ आ रहा है बेटा सबको? चलो अब बेटा मेरी बात समझना, जी पॉइंट ध्यान से मैं आपको समझाता हूं बेटा। ये देखो, बेटा एक बात है, जो सर्कुलर इशू किया गया है जब आप डिपॉजिट्स मेंबर से एक्सेप्ट करते हो, या फिर सर्कुलर जो इशू किया गया है इन फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट, सर्कुलर जो इशू किया गया है इन फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट, वो एप्लीकेबल होगा जब आप डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किससे कर रहे हो? पब्लिक से। अब सुनना बेटा जो मैं कहूंगा। बेटा उन्होंने कहा कि जो सर्कुलर इशू किया गया है या जो सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में दिया गया है, ये वैलिड कितने पीरियड के लिए होगा? मतलब आपने समझो, आपने सर्कुलर इशू करा मेंबर्स को, ठीक है, सर्कुलर इशू कर दिया, एडवर्टाइजमेंट दे दिया, वो वैलिड कितने पीरियड के लिए होगा? लाइफ लॉन्ग वो सर्कुलर वैलिड रहेगा बेटा? ना, ऐसा नहीं है। उन्होंने क्या कहा है, ध्यान से समझना बेटा। बेटा ये है 1 अप्रैल 19, ये है 1 अप्रैल 20 और ये है 1 अप्रैल 21। सॉरी 1 अप्रैल 21, 31 मार्च 21। ठीक है, चलो अब मेरी बात समझना। सपोज बेटा आपने सर्कुलर इशू करा समवेयर 1920 में, 1 जैन 20 को
आपने बेटा सर्कुलर इशू करा, इशू ऑफ सर्कुलर, आपने सर्कुलर इशू करा 1 Jan 21 को, सर्कुलर या सर्कुलर इन फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट आपने इशू करा 1 Jan 20 को, मतलब फाइनेंशियल ईयर 1920 में आपने इशू करा। अब मुझे ये जानना है ये जो सर्कुलर 1920 में इशू करा गया है ये वैलिड कब तक रहेगा। तो बेटा उन्होंने कहा है, रूल 4 कहता है ये वैलिड होगा टिल एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच इट इज इशूड। मतलब उन्होंने कहा ये वैलिड होगा जिस फाइनेंशियल ईयर में ये इशू करा गया है ना उसके एंड से 6 महीने तक। तो 1920 में ये इशू करा गया, मतलब 1920 का एंड कब हो रहा है 31 मार्च 20 को, तो 31 मार्च 20 से 6 महीने तक। मतलब बेटा ये सर्कुलर वैलिड होगा बेटा 31 मार्च 20 में अगर मैं 6 months ऐड करूं तो 30th सितंबर 20 तक ये सर्कुलर वैलिड होगा। ये डेट है एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ये हो गई 6 months फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। समझ आ रहा है बेटा सबको। अभी एक बात और है, कॉपी कर लो पहले यहां तक। अब बेटा एक पहले कॉपी कर लो। कर लिया। अभी सुनो बेटा, वैलिड टिल एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच इट इज और द डेट ऑन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज लेड बिफोर द कंपनी इन एजीएम। अभी आगे मत पढ़ना, आगे मत पढ़ना, वो बाद में समझाऊंगा। विच एवर इज अर्लियर। अब सुनो बेटा, सुनो 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 बेटा, 1920 में सर्कुलर इशू करा गया था, तो 1920 का एंड कब हुआ 31 मार्च 20 को, तो 31 मार्च 20 से 6 months 30th सितंबर 20 तक ये सर्कुलर क्या रहेगा वैलिड। फिर उन्होंने कहा ये बताओ 1920 की एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग कब होल्ड हुई। तो बेटा याद रखना, ये हम चैप्टर अगले चैप्टर में करेंगे, इनफैक्ट अगले से अगले चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। बेटा याद रखना 1920 की जो एनुअल जनरल मीटिंग है ना वो होल्ड होती है समवेयर 2021 में। ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 2021 में बेटा वो एजीएम होल्ड हुई समवेयर यहां पर। ये पता है कौन सी डेट है 31 अगस्त 2020। ये है डेट ऑफ एजीएम, डेट ऑफ एजीएम। बेटा इस एजीएम में कहता क्या होता है, इस एजीएम में ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रेजेंटेशन होता है। क्या मतलब हुआ सर इसका, बेटा 19-20 की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना उनको प्रेजेंट किया जाता है फाइनेंशियल ईयर 2021 में। कहां पर, एजीएम में, ताकि मेंबर्स उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंस्पेक्ट कर पाए, ठीक है, देख पाए। तो 19-20 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रेजेंटेशन एजीएम में होता है। कौन से साल में, 2021 में, ताकि मेंबर्स उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंस्पेक्ट कर पाए, उन्हें देख पाए। ठीक है, अब उन्होंने कहा इन दोनों में से कौन सी डेट होगी, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। तो बेटा कौन सी डेट अर्लियर आ रही है, अर्लियर आ रही है 31 अगस्त 20। तो ये होगी बेटा वैलिडिटी पीरियड की लास्ट डेट।
लास्ट डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ सर्कुलर। बेटा इस दिन सर्कुलर, ये लास्ट डेट है, इसके बाद सर्कुलर एक्सपायर हो जाएगा, वैलिडिटी खत्म हो जाएगी बेटा उस सर्कुलर की। तो समझ आए ये सर्कुलर कब तक वैलिड होगा? ये सर्कुलर वैलिड होगा 6 मंथ्स, ध्यान से सुनना, 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच दिस सर्कुलर इज इशूड। तो सर्कुलर 19-20 में इश्यू हुआ था, तो 19-20 के एंड से 6 महीने, तो 30 सितंबर 2020 हो गया, और डेट ऑफ एजीएम विच एवर इज अर्लियर। तो बेटा वैलिडिटी पीरियड में आपको लिखवा देता हूं, वैलिडिटी पीरियड बेटा इस सर्कुलर की होगी, क्या होगी वैलिडिटी पीरियड? पहला 6 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच सर्कुलर इज इशूड, और डेट ऑफ एजीएम, और डेट ऑफ एजीएम। एक लाइन छोड़ देना, एक लाइन छोड़ देना, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी पहले, और डेट ऑफ एजीएम विच एवर इज अर्लियर। एक बात छोटी सी बेटा और है, डेट ऑफ एजीएम विच एवर इज अर्लियर। अब सुनो बेटा एक बात और, बेटा इसमें ना एक बात उन्होंने और ऐड करी है, वेयर एजीएम फॉर एनी ईयर हैज नॉट बीन हेल्ड, द लास्ट डे ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। अब सुनो बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है बेटा। बेटा डेट ऑफ एजीएम तो तब लोगे ना जब एजीएम हुई है। अगर बेटा एजीएम 19-20 की एजीएम हुई ही नहीं, ये डेट ऑफ एजीएम तो तब आएगा व्हेन एजीएम इज हेल्ड, ये तो तब आएगा। और बेटा अगर एजीएम हुई ही नहीं, 19-20 की एजीएम हुई ही नहीं, तो बेटा क्या लोगे फिर? उस केस में लोगे बेटा डेट लास्ट डे, उस केस में आएगा लास्ट डे ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड। शुड हैव बीन हेल्ड, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। तो बेटा डेट ऑफ एजीएम कब आएगा? जब एजीएम हुई है। और ये कब आएगा? जब एजीएम नहीं हुई है, व्हेन नो एजीएम इज हेल्ड। तो अगर एजीएम हुई है, अगर एजीएम हुई है तो डेट ऑफ एजीएम, अगर एजीएम हुई ही नहीं है तो लास्ट डे जिस दिन एजीएम होनी चाहिए थी, लास्ट डे जहां तक एजीएम हो जानी चाहिए थी। ये मैं अभी थोड़ा सा आपको समझाता हूं। वैसे ये सेक्शन 96 है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में आपको कराऊंगा बेटा। थोड़ा सा भी आइडिया दे देता हूं मैं आपको, कॉपी कर लो पहले यहां तक। ठीक है बेटा, समझ आया? चलो आपको समझाता हूं बेटा, सेक्शन 96 एजीएम के रिस्पेक्ट में क्या कहता है। बेटा सेक्शन 96 ना एजीएम के रिस्पेक्ट में क्या कहता है कि जो एजीएम है ना, जो एजीएम है, दैट
must be held within 6 months from the end of financial year. तो बेटा AGM must be held within 6 months from end of फाइनेंशियल ईयर. फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 मंथ्स के अंदर अंदर एजीएम हो जानी चाहिए. तो बेटा अगर मैं ऊपर वाला ही एग्जाम्पल को बेस मान के चलूं तो हमारे केस में बेटा फाइनेंशियल ईयर कौन सा था? 19-20 की बात कर रहे थे. तो 19-20 का एंड कब हो रहा है? एंड 31 मार्च 20 को. वहां से 6 मंथ्स मतलब एजीएम मस्ट बी हेल्ड till 30th September 20 from for financial year 1920 for financial year 1920. तो 1920 की एजीएम 1920 खत्म होने के 6 महीने के अंदर हो जानी चाहिए, मतलब 30 सितंबर 2020 तक. ये एक शर्त है बेटा. अभी एक शर्त और है. और बेटा एक शर्त और पता है क्या है? गैप बिटवीन 2 AGMs मस्ट नॉट एक्सीड 15 मंथ्स. बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट शर्त है. उसने कहा है 2 AGMs के बीच में, 2 AGMs के बीच में बेटा 18-19 की AGM हुई होगी और 19-20 की AGM. इन 2 AGMs के बीच में गैप 15 महीनों से ज्यादा का नहीं होना चाहिए. तो बेटा मैं एग्जांपल आपको देता हूं, बात समझनी है मेरी. सपोज फाइनेंशियल ईयर 18-19 की एजीएम, फाइनेंशियल ईयर 18-19 की एजीएम पता है कब हुई थी बेटा? ये हुई थी 31 मई 19 को. फाइनेंशियल ईयर 18-19 की एजीएम बेटे 31 मई 19 को हुई थी. ठीक है, तो बेटा उस हिसाब से बताओगे फाइनेंशियल ईयर 19-20 की एजीएम मैक्सिमम 30 सितंबर तक नहीं हो सकती बेटा. अगर एक बात सुनो, अगर मैं अपनी एजीएम 19-20 की एजीएम में, ध्यान से सुनना, अगर मैं 19-20 की एजीएम मैं 30 सितंबर को करना चाहूं तो बेटा इस रूल के हिसाब से कर सकता हूं. बट इस रूल के हिसाब से मैं 30 सितंबर को नहीं कर सकता, क्योंकि 18-19 और 19-20 की एजीएम में गैप 15 महीनों से ज्यादा का नहीं हो सकता. तो अगर मैं 31 मई 19 में 15 महीने ऐड करूं ना बेटा, तो 31 अगस्त 20 आता है. इसका मतलब 19-20 की एजीएम में 30 सितंबर तक नहीं, मुझे 31 अगस्त तक बेटा एजीएम करनी पड़ेगी हर हाल में. एक भी दिन ऊपर नहीं हो सकता है, नहीं तो कॉन्ट्रावेंशन हो जाएगा सेक्शन 96 का. तो ऑल्दो पहली कंडीशन कहती है कि मैं एजीएम कर सकता हूं 30 सितंबर 20 तक, बट सेकंड कंडीशन के हिसाब से आप 30 सितंबर तक कर ही नहीं सकते. आप मैक्सिमम कब तक कर सकते हो? 31 अगस्त 2020 तक. तो ये हो जाएगी लास्ट डेट ऑन विच एजीएम कैन बी हेल्ड. ना कि 30 सितंबर बल्कि 31 अगस्त होगी लास्ट डेट ऑन विच एजीएम कैन बी हेल्ड. तो अगर 31 अगस्त तक हुई तो वेल एंड गुड, उसके बाद नहीं हो सकती बेटा. ठीक है, तो बेटा अगर एजीएम हुई नहीं है, अगर हुई है तो डेट ऑफ एजीएम ले लो, अगर नहीं हुई है तो ये वाली डेट ले लेना जिस दिन होनी चाहिए थी. मेरे ख्याल से समझ आया बेटा. तो अगर तो एजीएम हुई है
तो जिस दिन हुई है वो डेट ले लो, ठीक है। अगर नहीं हुई है तो वो डेट आ जाएगी जिस दिन एजीएम होनी चाहिए थी, 31 अगस्त। समझ आया बेटे सबको? आगे चलें। देखो लास्ट आता है अ फ्रेश सर्कुलर और सर्कुलर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टिजमेंट shall be issued in each succeeding financial year for inviting deposits during that financial year। बेटा अगर एक बात याद रखना, अगर 6 महीने, सुनो, वैलिडिटी पीरियड, सर्कुलर की जो वैलिडिटी पीरियड थी वो निकल गई बेटा, सर्कुलर की जो वैलिडिटी पीरियड थी वो निकल गई, ठीक है, डिपॉजिट्स नहीं आए, ठीक है, तो याद रखना बेटा सर्कुलर एक्सपायर हो चुका है, ये वाला सर्कुलर क्या हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है। अब अगर आप किसी साल में दोबारा से डिपॉजिट्स इनवाइट करना चाहते हो ना, अगर आप किसी साल में दोबारा से डिपॉजिट्स इनवाइट करना चाहते हो तो आपको फ्रेश सर्कुलर या एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा। पॉइंट बताओ, क्लियर हुआ? तो पुराना सर्कुलर एक्सपायर हो चुका है और आप दोबारा से डिपॉजिट्स इनवाइट करना चाहते हो तो आपको एक फ्रेश सर्कुलर या फ्रेश एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा। यह आपका हो गया बेटे रूल 4। चलो इस लेक्चर में रूल 4 कवर किया है बेटा, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। क्लियर हुआ सबको रूल 4? पक्का? चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।